Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing one of the most important unit, that is cell biology, and we had already discussed in that the cell organelles and the plant cell, animal cell, eukaryotic, prokaryotic, and then we had proceed to cell division, cell cycle. So in this unit today we will discuss about the types of cell division कि cell division जो है वो कितने type का होता है. In previous lecture we had discussed about the cell cycle, about the phases, interphase we had discussed that G1 phase, S phase, then G2 phase. Okay, so in today's section we will discuss about the types of cell division. There are mainly two types of cell division, that is mitosis division and meiosis division. Okay, so दो main type के division कौन से हो गए, एक mitosis है जिसको हम equational division भी बोलते हैं. इसको term coin किया था फ्लैमिंग ने, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर्ड या कॉइंड बाय फ्लैमिंग. पर्पस क्या है सेल डिवीजन का, क्या पर्पस हो सकता है, ग्रोथ में हेल्प कर सकता है. ओके, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो बेसिकली किस डिवीजन से होता है, माइटोसिस डिवीजन से हो रहा है. ठीक है. सोमैटिक बॉडी सेल्स, बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं और एक जर्म सेल्स होती हैं. तो सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है. डिप्लॉयड सेल्स होती हैं. रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा, व्हेन एनी सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, द प्रोजनी विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. ओके, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होंगे, डॉटर सेल्स में होंगे. तो इफ एनी सेल विच इज डिप्लॉयड, और अगर ये माइटोटिक डिवीजन कर रही है. ओके, सेल साइकिल हमने पढ़ी थी. सेल साइकिल में क्या पढ़ा था, इंटरफेज और एम फेज, दैट इज डिवाइडिंग फेज. ओके, इंटरफेज इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज एंड देन एम फेज इज अ डिवाइडिंग फेज. तो इंटरफेज में हमने देखा था कि एक G1 फेज आता है, G1 फेज के बाद S फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है. ठीक है, उसके बाद आता है एम फेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा था. ओके, सो जो एम फेज है, जो डिवाइडिंग फेज है, उसमें सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन भी कर सकती है, मियोटिक डिवीजन भी कर सकती है. तो इफ एनी सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम. ओके, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन. सो रिजल्ट क्या है, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. इफ सेल इज डिप्लॉयड देन द नंबर of chromosomes in a daughter cell will also be diploid. Okay, और दो मिलेंगी कॉपीज, कितनी मिलेंगी, दो कॉपीज. So this is the purpose of mitotic division, that the progeny that we obtain when cell undergo mitotic division is identical to their parent. That's why this type of division is known as equational division. And second division is a meiosis division. Meiosis division क्या होता है, purpose क्या है, for sexual reproduction, formation of gametes, sperms and egg. ये germ cells में होगा. germ cells, reproductive cells, sex cells होती हैं ये, जो क्या करती हैं, that help in the formation of gametes. And we know that the gametes are always haploid. gametes कैसी होती हैं, haploid होती हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें. रिजल्ट क्या है, 4 जेनेटिकली डिफरेंट. माइटोटिक डिवीजन में 2 मिल रहे थे पर आइडेंटिकल कॉपीज थी. यहाँ पे 4 कॉपीज मिलती हैं, मतलब 4 प्रोजनीज मिलेंगी, 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, बट 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स मिलती हैं. जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब पेरेंट सेल में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स होगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे. meiosis division, meiosis 1, meiosis 2, and at last we get 4 daughter cells, and the daughter cells have exactly half number of chromosome as the chromosome in their parents. Okay, अगर parents में 46 है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा. Okay, तो मतलब 2n diploid से haploid condition आ जाएगी. So this is a meiosis division. So meiosis division is a reductional division. meiosis division का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, it is a reductional division. और माइटोसिस डिवीजन को हम क्या कह रहे थे, इक्वेशनल डिवीजन. क्यों कह रहे थे इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, एग्जैक्टली जितने पेरेंट्स में हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग में है. ओके, और यहाँ पे जस्ट हाफ हो गया. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज द माइटोसिस, अनदर वन इज द मेयोसिस. ये इंट्रोडक्शन था. नाउ वी विल सी कि कोई भी सेल कैसे माइटोटिक डिवीजन को प्रोसीड करती है, कैसे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या फेजेस हैं, वी विल सी इट. ओके, एंड very important difference between mitosis and meiosis, one of the most important question for boards. And
yes, also MCQs में भी आ सकता है कि which type of division results into the 4 different daughter cells, तो आंसर विल बी meiosis. ओके, सो माइटोसिस क्या है बेटा? माइटोसिस हमने पढ़ा कि माइटोसिस जो डिवाइडिंग फेज है उसमें सेल, जो एम फेज है डिवाइडिंग फेज है उसमें सेल क्या हो सकता है? आइदर माइटोटिक डिवीजन कर सकती है, माइटोसिस डिवीजन, या फिर सेल मियोसिस डिवीजन कर सकती है. सो अगर कोई सेल माइटोसिस डिवीजन कर रही है तो क्या क्या कैसे क्रोमोसोम्स नंबर चेंज हो रहे हैं, क्रोमैटिड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, डीएनए का अमाउंट कैसे चेंज हो रहा है, ये हम देखेंगे. सो देखिए, एक वर्ड होता है क्रोमैटिन और एक वर्ड होता है क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन क्या है? न्यूक्लियस है. आप लोगों को जब मैंने सेल ऑर्गेनील पढ़ाया था तो ब्रेन ऑफ सेल दैट इज न्यूक्लियस बताया था. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स. ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने हुए हैं. डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, जब कोई सेल अंडरगो करती है सेल डिवीजन तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, देन फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ क्रोमोसोम. तो ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस, दैट व्हेन न्यूक्लियस अंडरगो डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रही है तो उस टाइम पे क्रोमैटिन के फॉर्म में कब रहेंगे और क्रोमोसोम के फॉर्म में कब रहेगा स्ट्रक्चर? तो क्रोमैटिन क्या है? थिन थ्रेड है, थिन थ्रेड्स होती हैं, और क्रोमोसोम्स जस्ट इसी का, क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड वर्जन क्या है? क्रोमोसोम है. ठीक है, तो थिक थ्रेड क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम है. तो क्रोमैटिन हमें कब कब देखने को मिलता है? G1 फेज में देखने को मिलता है, गैप 1 फेज में, सिंथेटिक फेज में, G2 फेज में, प्रोफेज, टीलोफेज. तो जो कैरियोकाइनेसिस है, अभी हम देखेंगे, जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस जो होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवाइड कर रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस कहलाती है. इसके फेजेस क्या क्या होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो प्रोफेज की स्टेज में और G1, G2 और टीलोफेज के स्टेज में हमें क्या दिखेगा? क्रोमैटिन्स दिखेंगे. और ये क्रोमैटिन्स कंडेंस किस किस फेज में हमको दिखते हैं? मेटाफेज में और एनाफेज में दिखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. अब देखिए, जितने सेंट्रोमियर पढ़ाया है आपको, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाया है. ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर पार्ट होता है जिससे आर्म्स अटैच होती है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं. तो जितने सेंट्रोमियर आपको दिखेंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पर्टिकुलर सेल्स में. तो जितने सेंट्रोमियर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो सेंट्रोमियर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब देखिए, कोई सेल सबसे पहले कौन सा फेज आएगा? आई फेज आएगा. तो मान लीजिए ये सेल है 2n इज इक्वल्स टू 4 क्रोमोसोम्स है इसमें. ठीक है, 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 3 4. तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए? 4 क्रोमोसोम्स हो गए. ठीक है, अब देखिए 4 क्रोमोसोम्स है. अब यहाँ पे देखिए G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में हमने पता है आरएनए और प्रोटीन्स बनती हैं. गैप 1 फेज में हमने डिस्कस कर रखा है. यहाँ पे कितने क्रोमैटिन्स है? 4 क्रोमैटिन्स है. कितने क्रोमैटिन्स है? 4. क्योंकि G1 फेज में हमको क्या दिखेगा? थिन थ्रेड्स दिखेंगे, थिक थ्रेड्स नहीं दिखेंगे, थिन थ्रेड्स दिखेंगे. अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2C है. अभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है. हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? S फेज में होता है. डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा? एस फेज में होगा, सिंथेटिक फेज में होगा. 8 आवर्स का होता है. G1 फेज 11 आवर्स का होता है. इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा. एस फेज में क्या देख रहे हैं हम? एस फेज में देखिए, अब क्रोमैटिन यहाँ पे 4 थे. यहाँ पे कितने क्रोमैटिन है? यहाँ पे क्रोमैटिन देखिए, क्रोमैटिन कितने दिख रहे हैं? क्रोमैटिन अभी भी 4 है. अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया? 4C. अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया? बढ़ गया. क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स की बात हो रही है. जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स. ये बात याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं? 1 2 3 4. तो कितने क्रोमैटिन्स हो गए? 4 क्रोमैटिन्स हो गए. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ डीएनए एस फेज में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. तो अगर यहाँ पे 2C था तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया? 4C हो गया. रेप्लिकेट कर गया होगा. रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, उसमें एक 2 स्ट्रैंड से नई, एक तो पैरेंटल रहती है और एक न्यू स्ट्रैंड बन जाती है. तो टोटल कितने स्ट्रैंड्स बन गई? 4 स्ट्रैंड्स बन गई. ओके, और क्रोमैटिड्स
क्रोमैटिड्स क्या है बेटा, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमैटिड्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने क्रोमैटिड्स हो गए, 8 क्रोमैटिड्स हो गए। और सेंट्रोजोम्स जो होता है, सेंट्रोजोम्स जो है, जो एनिमल सेल का पिक्चर है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, एस फेज में डबल हो जाते हैं। ओके तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए G2 फेज आता है, एस फेज के बाद क्या होता है, G2 फेज आता है। G2 फेज कितने आवर्स का है, 4 आवर्स का होता है। और सेम एज एस फेज, G2 फेज में जितना यहाँ पे है क्रोमैटिन्स, क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन इज अ क्रोमोसोम्स, अमाउंट ऑफ डीएनए, वो एग्जैक्टली सेम होता है G2 फेज में भी, ठीक है। सो अब देखिए अब आगे का फेज क्या आएगा, तो ये इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज मैंने बताया था 23 आवर्स का होता है इंटरफेज। टोटल जो सेल डिवीजन का टाइम ड्यूरेशन है ह्यूमन का, वो कितना है, 24 आवर्स का, जिसमें से 23 आवर्स तो भाई इंटरफेज ही ले जाता है। एक आवर में क्या होता है, डिवाइडिंग फेज होता है। तो ये जो इंटरफेज है वो कहने के लिए डिवाइडिंग फेज नहीं है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, बट इट इज वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके सो नाउ अब कौन सा फेज आएगा, G2 फेज के बाद, इन देखिए इन एस फेज क्रोमोसोम नंबर सेम बट क्रोमैटिड्स एंड डीएनए नंबर डबल। एस फेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था, G1 फेज में 4 क्रोमोसोम्स लिए थे, 2 1 इज इक्वल्स टू 4। एस फेज में भी 4 है, लेकिन डीएनए का अमाउंट अगर 2C था तो अब डीएनए का अमाउंट क्या हो गया है, डबल हो चुका है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल, एंड क्रोमैटिड्स जो है वो भी क्या हो गई है, डबल हो गई। डिवीजन फेज, अब डिवाइडिंग फेज एंड नॉन डिवाइडिंग फेज इंटरफेज था, अब कौन सा फेज आएगा, डिवाइडिंग फेज आएगा। सेल साइकिल एकदम दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइडिंग फेज आएगा, सबसे पहला डिवाइडिंग फेज का स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म, तो सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। चाहे बाइनरी फिजन पढ़ाया हो मैंने आपको, चाहे बडिंग पढ़ाया हो, सब में सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ओके सो कैरियोकाइनेसिस होगी, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, जिसको डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें अलग अलग फेजेस हैं, 4 फेजेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज, कौन सा पहला फेज आता है, प्रोफेज आता है। अब प्रोफेज में देखिए क्या हो रहा है, प्रोफेज में जो सेंट्रो प्रोफेज को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज और क्या बोला गया है, लेट प्रोफेज बोला गया है, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोजोम्स जो हैं, जो सेंट्रोजोम्स डबल हो गए थे कहाँ पे, एस फेज में। अब ये सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। 2 पोल्स दिख रहे हैं सेल की, एक ये पोल एक ये पोल, अब ये अपोजिट पोल्स पे क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्रोमैटिन अब यहाँ पे स्टार्ट करने लगती है कंडेंसेशन, पर पूरी तरीके से अभी कंडेंसेशन नहीं होगा। क्रोमैटिन मतलब थिन थ्रेड्स हमें किस किस स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं, G1 पे, एस पे, G2 पे, प्रोफेज पे और बेटा टीलोफेज पे, इसको भूलना नहीं है, प्रोफेज और टीलोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमैटिन जस्ट स्टार्ट कंडेंसेशन, बट फुली कंडेंसेशन अभी नहीं हुआ है। और क्या होता है, ये तो अर्ली प्रोफेज की बात है। लेट प्रोफेज मतलब जैसे जैसे वो प्रोफेज को क्रॉस कर रहा है, अब लेट प्रोफेज में जो NM न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देती हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देंगे। स्पिंडल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ये आर्म है, ठीक है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाती है, सेंट्रोमियर इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको आप सेंट्रोमियर भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या आप इसको क्या बोलते हो, सेंट्रोमियर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होती है, इसको आप बोलते हो काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से क्या अटैच होता है, इस काइनेटोकोर से एक फाइबर अटैच होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है, ट्यूबलिन फाइबर से बना होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। ये माइक्रोट्यूबलिन प्रोटीन से बना हुआ ये जो फाइबर है वो इसी पे जाकर के क्या होता है, काइनेटोकोर पे जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। काइनेटोकोर से जाकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स, फॉर द सेपरेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। समझ में आई बात। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन आपको किस स्टेज पे देखने को मिल रहा है, लेट प्रोफेज पे, लेट प्रोफेज पे देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2n हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम हमने कहाँ से स्टार्ट किए भाई, 2n इज इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट किए। डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, क्रोमैटिड्स कितने, क्रोमैटिड्स भी डबल हो चुके हैं। एस फेज में डबल हुआ ये सारी चीज, एस फेज में हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, क्रोमैटिड्स डबल हुए, क्रोमोसोम्स अभी भी क्या है बेटा, सेम है। तो 2n इज इक्वल्स टू 4, डीएनए 4C है, क्रोमैटिड्स जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, तो लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, ठीक है। क्रोमैटिड्स कितने इसमें दिख रहे हैं,
क्रोमैटिड्स 8, क्रोमैटिड्स कितने हैं 8, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमैटिड्स 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है, सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट कर चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुका है क्योंकि आगे सेग्रीगेशन होना है। अब देखिए प्रोफेज के बाद बेटा आता है मेटाफेज। मेटाफेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, कंप्लीट क्रोमैटिन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ पे हमें थिक थ्रेड्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, यहाँ पे हमें थिक थ्रेड्स दिखेंगे। थिक थ्रेड का मतलब क्या है, थिक थ्रेड का मतलब है क्रोमोसोम्स दिखेंगे यहाँ पे, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, या क्रोमोसोम्स किसके बने हैं, जिसका क्रोमैटिन बना है, क्योंकि क्रोमैटिन का ही तो कंडेंस्ड वर्जन है क्या, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स किसका बना है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन बहुत डिटेल में डिस्कस करा है हमने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ओके। क्रोमैटिन जो क्रोमैटिन है उसका कंडेंसेशन हो चुका है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि कहाँ पे क्रोमोसोम के किस पार्ट पे जाकर के स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, तो योर आंसर विल बी द काइनेटोकोर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आंसर नहीं होगा, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि बीच में भाई आके अटैच हुआ है कि स्पिंडल फाइबर, तो आंसर क्या लगा देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जी नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास एक प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर्स, वहां से स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है कम्स एट इक्वेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम सारे एक लाइन में आ चुके हैं, इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, क्या बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं और मूव करके एक प्लेट पे आ जाते हैं, किस स्टेज में देखने को मिलता है, मेटाफेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज टू स्टडी कैरियोटाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्रोमोसोम्स आकर के अटैच हो गए, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमैटिन फाइबर्स जिसको हम कह रहे थे, थिन थ्रेड्स जो अब तक दिखने को मिल रहे थे, अब वो थिन थ्रेड्स पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, कंडेंस्ड हो चुके हैं और इन्होंने क्या बना लिया है, क्रोमोसोम्स बना लिया है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो प्रोफेज में हुआ, अब स्पिंडल फाइबर से अटैच, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अटैच किस स्टेज पे हो रहा है, मेटाफेज पे, काइनेटोकोर पे जाकर के अटैच हो जाता है। ये देखिए ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये क्या है बेटा, ये सेंट्रोजोम्स है, सेंट्रोजोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स हो गए, कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, कितने क्रोमैटिड्स, 8 क्रोमैटिड्स, 8 क्रोमैटिड्स, कितना डीएनए 4C डीएनए, ठीक है। 2N इज क्रोमोसोम्स कितने बेटा 4, क्रोमैटिन कितने 4, क्रोमैटिन क्रोमोसोम दोनों सेम है, बस क्रोमैटिन थिन थ्रेड है, क्रोमोसोम्स क्या है, थिक थ्रेड है, ओके। सो अब मेटाफेज के बाद देखिए क्या होता है, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट होता है, स्मॉलेस्ट फेज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होती है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया तो क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया तो देखो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। अब तक आप पढ़ रहे थे 2N = 4, अब कितना हो गया, क्रोमोसोम्स का नंबर 8 हो गया। मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने सेंट्रोमियर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 8 क्रोमोसोम्स हो गए। डीएनए कितना है, 4C डीएनए है, ठीक है। क्रोमैटिड्स कितने हो गए, क्रोमैटिड्स कितने हैं, 8 है, क्रोमैटिड्स कितने हैं, 8 है। तो देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमैटिड्स तो भाई सेम है, मेटाफेज में भी 8 पढ़े आपने, एस फेज में 8 थे, मेटाफेज में भी 8 हुए, और यहाँ पे क्रोमैटिड्स अभी भी 8 है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर इस फेज में आकर के क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो क्रोमैटिड्स मूव्स टू द अपोजिट पोल्स एंड बेस्ट स्टेज टू स्टडी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट स्टेज टू स्टडी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम, साइज अगर स्टडी करनी है तो एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज, ओके। अब देखिए एनाफेज क्या बताया, देखिए आप प्रोफेज में, प्रोफेज पे कितना था क्रोमोसोम्स कितने थे, या क्रोमैटिन फाइबर्स बेटा हमने पढ़े, वहाँ क्रोमैटिन फाइबर्स कितने थे 4 थे, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स 4 थे, क्रोमैटिड्स कितनी थी 8 थी, क्रोमैटिड्स 8 थी, क्रोमैटिन फाइबर्स 4 थे। डीएनए कितना था, डीएनए 4C हो चुका था, ठीक है, क्योंकि एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आई, मेटाफेज आया,
मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम्स थे, वहां पे भी 4 क्रोमोसोम्स थे। क्रोमैटिड्स कितने थे, 8 थे, 4C था, ठीक है। अब एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में कितने क्रोमैटिन, ये क्रोमोसोम्स हो गए। अब यहाँ मेटाफेज और एनाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये कितना हो गया, क्रोमोसोम्स जस्ट डबल हो गए। क्रोमैटिड्स कितने हैं, 8 हैं, और डीएनए कितना है, 4C, ठीक है। अब इसके बाद जो फेज आएगी टीलोफेज, ये जस्ट अपोजिट होती है प्रोफेज की, जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो चीजें हो रही हैं वो यहाँ पे क्या होगी, जस्ट अपोजिट। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगा, जो डिसइंटीग्रेट्स हुई थी सेल ऑर्गेनेल्स वो सब रीअपीयर्स हो जाएंगी। क्रोमोसोम्स स्टार्ट कर देंगे डीकंडेंसेशन करना, क्योंकि अब इनको क्या बनाना है भाई, धागा बनाना है, पतला धागा बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट्स कर जाएंगे। भाई स्पिंडल फाइबर का काम था सेंट्रोमियर को सेग्रीगेट करना, वो उसने कर दिया एनाफेज में, अब उसका रोल खत्म हो चुका है। और इसी फेज के साथ कैरियोकाइनेसिस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से देखो, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अब टीलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टॉप हो गई। अब होगा सेल, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, साइटोकाइनेसिस सेल स्प्लिट्स इनटू 2। जो पूरी की सेल है अब वो 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस 2 हो गया तो अब काम चल जाएगा। भाई ब्रेन जरूरी है, ब्रेन ऑफ सेल। तो अब न्यूक्लियस 2 है। अब देखिए साइटोकाइनेसिस हुआ तो एक सेल से कितने बन गए बेटा, डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बन गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से बता दीजिए। टीलोफेज में आपको कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, हम यहाँ क्रोमोसोम्स लिखेंगे या क्रोमैटिन। टीलोफेज में हमको क्या दिखेंगे, क्रोमैटिन दिखेंगे। 8, डीएनए कितना, 4C, ठीक है। और क्या बचा, क्रोमैटिड्स, आर्म्स कितनी दिख रही हैं, 8, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि अब ये 1 से 2 सेल्स बन गई, तो इस सेल में डीएनए के 2n इज इक्वल्स टू 4, डीएनए का हाफ हो जाएगा 2C, 2n इज इक्वल्स टू 4, डीएनए 4C, क्रोमैटिड्स 4। क्या हमने इसी से स्टार्ट नहीं किया था, हमने इसी पेरेंट सेल से स्टार्ट नहीं किया था। जिस पेरेंट सेल को हमने लिया था उस पेरेंट सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 4 थे, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था और क्रोमैटिड्स कितने थे, 4 थे। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, जैसा पेरेंट वैसी ही डॉटर सेल्स, जैसा पेरेंट वैसे ही डॉटर सेल्स। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, डॉटर सेल्स में भी मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन। रिजल्ट 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, डिप्लॉयड। सो डिप्लॉयड, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट हैं। ये मैंने आपको सिर्फ लिखा हुआ नहीं बताया, आपको पूरा बता भी दिया कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। ये लाइन कैसे ट्रू हो रही है ये मैंने आपको डायग्राम से बता दिया, ओके। सो माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज अ, माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ chromosomes, the number of chromosome is exactly the same in the daughter cells as in the parent cells. जितने parent cells में हैं उतने ही daughter cells में आए, और कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं daughter cells, 2 बन रहे हैं, ओके। सो this is the mitotic division। ये क्या था, mitotic division था। सो हमने आज देखा कि types of division, types of टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, 2 टाइप के सेल डिवीजन, ठीक है। अभी हम मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में पहला क्या था, माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है बेटा, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन में हमने क्या देखा, ये क्या डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल है। और ये क्या है, रिडक्शनल है। इसको अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशनल है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें कितने डॉटर सेल्स, एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। इसमें एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। 2n से अगर स्टार्ट किया है आपने तो आपको जो डॉटर सेल्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और 1 पेरेंट सेल यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो 2n से स्टार्ट हुआ, nn
ठीक है। फिर ये जाएंगी अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन और रिजल्टिंग इनटू द 4 डॉटर सेल्स, रिजल्टिंग इनटू द 4 डॉटर सेल्स। दिस इज मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2, ठीक है। और क्या है, ये सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, ठीक है। रिजल्टिंग आपको बता ही दिया, जेनेटिकली आइडेंटिकल 2 कॉपीज, यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल तो नहीं, जेनेटिकली डिफरेंट 4 डॉटर सेल्स इन मेयोटिक डिवीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शनल एंड इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में हमने देखा सेल साइकिल हमने पढ़ी थी इससे पहले बेटा, सेल साइकिल पूरे फेजेस पढ़े थे। सेल साइकिल के 2 फेजेस पढ़ाए थे मैंने आपको, एक होता है आई फेज, एक होता है एम फेज। याद आ रहा है, आई फेज इज अ इंटरफेज, ये क्या था, डिवाइडिंग फेज नहीं था, नॉन डिवाइडिंग फेज था। यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेडी होती हैं टू डिवाइड, ओके। नॉन डिवाइडिंग फेज है ये, नॉन डिवाइडिंग फेज है, और ये कैसा फेज है, ये डिवाइडिंग फेज है, ठीक है। इस एम फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है। इस कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस पढ़ाए आपको मैंने, इस कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कैरियोकाइनेसिस को फॉलोड करता है साइटोकाइनेसिस, एक सेल से 2 सेल्स बन जाती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देन सेल डिवाइड करेगी। और आई फेज में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, G1 फेज पढ़ाया है, S फेज पढ़ाया है, G2 फेज पढ़ाया है। नंबर क्रोमैटिन्स कब कहेंगे, क्रोमैटिन्स कब कहेंगे, G1 फेज में कहेंगे, S फेज में कहेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन्स S फेज में, G2 फेज में कहेंगे, प्रो फेज में कहेंगे, और लास्ट फेज इज द टीलोफेज, उसमें क्रोमैटिन्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स हमें कब दिखते हैं, मेटाफेज में और एनाफेज में दिखते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट फेज इज द एनाफेज, लॉन्गेस्ट फेज इज द प्रोफेज। इंपॉर्टेंट क्या है, कैरियोटाइप की स्टडी करनी है तो मेटाफेज, साइज और शेप की स्टडी करनी है तो एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज, ठीक है। सेंट्रोमियर का सेपरेशन कब हो रहा है, एनाफेज में हो रहा है। एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं, क्या होता है, G1 फेज में आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं, दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में हो रहा है, सिंथेटिक फेज में हो रहा है। तो अगर हमने सेल 2n लिया है, 2n इज इक्वल्स टू 4 क्रोमोसोम्स के साथ स्टार्ट किया है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, क्रोमैटिड्स बेटा 4 है, तो यहाँ क्रोमैटिड्स 4 है, तो अगर हम इसमें आ जाते हैं, एस फेज में आ जाते हैं, तो यहाँ डीएनए का अमाउंट कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, क्रोमैटिड्स डबल हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। G2 में एग्जैक्टली सेम है। प्रो फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से स्टार्ट फॉर्मेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होने लगती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है, ठीक है। और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और मेटाफेज स्टेज पे आते हुए वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन पे अलाइनमेंट हो जाते हैं, जिसको आप मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे जाकर अरेंज हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, मेटाफेज स्टेज, ठीक है। इसमें हाईली कंडेंस्ड फॉर्म दिखता है हमें क्रोमोसोम का, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज स्टेज के बाद कौन सी आती है, मेटाफेज स्टेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर कितना, क्रोमोसोम का नंबर 4, क्रोमैटिड्स कितने 8, और अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C। उसके बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट्स हो जाते हैं, सेंट्रोमियर, और प्रोफेज में एक और चीज हो रही है, सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट साइड्स हो जा रहे हैं, ठीक है। और मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से बन गए हैं। एनाफेज में इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से, पुश और पुल थ्योरी की हेल्प से, ये क्या करते हैं, सेंट्रोमियर्स को सेपरेट कर देते हैं, और 4 क्रोमोसोम्स इधर, 4 क्रोमोसोम इस पोल में हमें मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 8 क्रोमोसोम्स हो गए। तो हमने देखा कि एनाफेज वाले स्टेज पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन क्रोमैटिड्स भाई अभी भी सेम है, क्रोमैटिड्स कितने हैं, 8 है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 4C है, क्योंकि पूरे सेल साइकिल में रेप्लिकेशन तो सिर्फ एक ही बार होगा। किस फेज में, एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में, सिंथेटिक फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। पूरे सेल साइकिल में एक ही बार रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब एनाफेज में सेंट्रोमियर सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम्स 8 हो गए, डबल हो गए। अब टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन गए भाई, एक सेल से 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कर दो, तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितना पेरेंट से शुरू किया था उतने ही डॉटर से मिल गए। तो आपको 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलते हैं माइटोटिक डिवीजन में, हेंस फ्रूट,
ओके। सो आप लोग रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। इसको कॉपी में बना बना के याद करो, अपने आप से कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे कि अगर किसी में इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो एनाफेज में कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, बट मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो टफ नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि हर फेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहे हैं और आप कैसे उसको प्रूव कर रहे हो, ये भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसको देखना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है बना बना के कॉपी में। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।